रूपा और उसका पति भूपेंद्र और उसका बेटा मुकेश गोरखपुर के गांव में रहते थे। रूपा अपने बेटे मुकेश के रिश्ते के लिए लड़की को देखने दिल्ली शहर में गई थी। लड़की एक अच्छे घराने से थी। जब लड़के वाले रिया को देखने आते हैं तो रिया की मां रिया को बाहर लेकर आती है। कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरी बेटी से। हाँ पूछ लो, मेरी बेटी इकलौती है, बहुत प्यार से पाला है मैंने इसे। रिया लड़के वालों को एक ही नजर में पसंद आ जाती है। लड़की तो हमें पसंद आ गई है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। आओ रिया बेटा, हमारे पास बैठो। बहुत सुंदर और सुशील है हमारी होने वाली बहू। मैं अपनी बहू को हाथों में रखूंगी। अरे मेरा मतलब है कि रानी बनाकर रखूंगी अपने घर में। भूपेंद्र अपनी पत्नी रूपा के मुंह से ये झूठी बात सुनकर रूपा को गुस्से में देखता है और मन में सोचता है, अरे मुकेश की अम्मा यहाँ भी झूठ कह रही है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इसे। किसी की बेटी का सवाल है। रिया बेटी को हम बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखेंगे। भाई साहब, मेरी बेटी रिया के लिए ऐसा परिवार चाहिए जो उसे बेटी बना के रखे। अरे अब बात ही करते रहेंगे या फिर रिश्ता पक्का होने की खुशी में मुंह मीठा भी करेंगे। रिया और मुकेश का रिश्ता पक्का होने की खुशी में सब एक दूसरे को खुशी खुशी मिठाई खिलाते हैं। तभी भूपेंद्र अपनी पत्नी रूपा को साइड में लेकर जाता है। अरे मुकेश की अम्मा, थोड़ा भगवान से डरो, कितना झूठ बोलोगी। क्या बोला था तुमने, रानी बना के रखोगी? आप चुप रहिए, जो मैं कर रही हूँ करने दीजिए। बड़े घर की इकलौती लड़की है, बहुत कुछ मिलेगा दहेज में। अगर किसी को समाज में पता चलेगा ना कि हम लोग गरीब हैं, तो कितनी बेइज्जती होने वाली है हमारी। बधाई हो रूपा जी, यह रिश्ता पक्का समझो। अब शादी की तैयारियां करो। हाँ भाई साहब, कोई कमी नहीं रहेगी बारातियों के स्वागत के लिए। अरे हमारी बेटी है, हमने बहुत प्यार से पाला है, कोई कमी थोड़ी रखेंगे। बड़े धूमधाम से करेंगे शादी अपनी बिटिया की। रूपा महेश और कमलेश की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि हम लोग गोरखपुर में एक छोटे से गांव में रहते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोलना ही पड़ेगा मुझे। अगर इन्हें सच बोलूंगी तो हमारी इन सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी और समाज में हमारी नाक कट जाएगी। भाई साहब, हम तो बारात और शादी की सारी रस्में गांव से करेंगे। वो क्या है ना, हमारे रीति रिवाज में सभी शादियां गांव से ही होती हैं। गांव में देवी देवता को पूजा जाता है। सोचा गांव से शादी निपटा कर शहर में ले आएंगे बहू को। रूपा जी, आपने कभी बताया नहीं था अपने गोरखपुर गांव के बारे में। कमलेश जी, वो क्या है ना, खुशी के माहौल में बताने का मौका ही नहीं मिला। रूपा बहन, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हो, वरना आजकल कौन करता है। रिया और मुकेश की शादी हो जाती है। रूपा फिर भी रिया और अपने बेटे मुकेश की शादी के बाद भी उसी गांव में रहती है। माँ जी, हम अपने शहर कब जाएंगे? रिया बेटी, सच बताऊं तो ये तुम्हारा घर है। माँ जी, आपने तो बोला था शहर में हमारा बड़ा सा घर है। वो मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया था ताकि हमारी सबके सामने बेइज्जती ना हो जाए, और समाज के चक्कर में तो पता ही है। माँ जी, तुम्हारे इस छोटे से झूठ के चक्कर में मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना। रिया रूपा से ऐसे बोलकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ करना रिया, मेरे माँ के झूठ बोलने की वजह से तुम्हें मेरे साथ इस झोपड़ी वाले घर में रहना पड़ रहा है। अगर माँ जी झूठ बोल रही थी मुकेश जी, तो आपको तो बताना चाहिए था। रिया, मैं मजबूर था। ये शादी मैंने बस मेरी माँ के कहने पर की है। झूठ बोलकर किस झोपड़पट्टी में लाकर पटक दिया मुझे इस बुढ़िया ने। रिया जब जब उस झोपड़ी में काम करती तब मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, अपनी सास रूपा को कोसती थी। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस बुढ़िया की झूठ की वजह से करनी पड़ रही है। रिया, तुम बैठो आराम से, मैं कर देता हूँ काम। वैसे भी तुम्हें ऐसे काम करने की आदत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। रिया, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। रिया से बोलकर वहाँ से चली जाती है। रिया बहू, जरा एक कप चाय तो बना कर ला। इस बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे झूठे सपने दिखाकर। माँ जी, लो चाय। शक्ल से तो इतनी सच बोलने वाली लगती है, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा सच कोई बोलता ही नहीं है। माँ जी, तुमने तो बोला था मैं रानी बन के रहूंगी, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। मजाक था भाई, मजाक। रिया, मुझे समाज की चिंता थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और हमें घर के साथ साथ समाज को भी तो देखना पड़ता है ना। माँ जी, आपके लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब होने से ज्यादा समाज जरूरी है।
रिया, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी और तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत बनाने में कितना टाइम लगता है। माँ जी, काश आपकी भी बेटी होती। जब उसके साथ ऐसा होता तब पता चलता आपको कि क्या होती है बेटियाँ। रिया बस, बहुत कर ली बकवास। तुझे हम अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं। अगर मुझे बेटी बनाकर लाते तो मुझे झूठे सपने नहीं दिखाते और ना ही इतना झूठ बोलते। रिया ऐसा बोलकर तबेले से गोबर साफ करने चली जाती है। कभी जिंदगी में मैंने इतनी झूठी सास नहीं देखी। इस झूठ की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। कभी खुश नहीं रहेगी ये बुढ़िया। रिया बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? जब मुझे इस घर में झूठे सपने दिखाकर नौकरानी बनाकर लाए हैं तो यही काम करूंगी ना। रिया बेटी, माफ कर दो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। पिताजी, अगर आपने मुझे बेटी समझा होता तो आप माँ जी को झूठ बोलने से रोकते। मैं कुछ बोल नहीं पाता, तुम्हारी सास से कैसे जीतूंगा मैं? अरे बहुत झगड़ालू है वो। लेकिन बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। रिया अपने ससुर को हाथ जोड़ के माफी मांगते देख रिया को अच्छा नहीं लगता। अरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिताजी जैसे हो। आ गई तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने माँ जी के एक झूठ की वजह से पिताजी और मुकेश जी के साथ गलत व्यवहार किया। पिताजी मुझे अपनी बेटी समझते हैं, मुकेश जी भी मेरी इज्जत करते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रही हो जो मन ही मन बोले जा रही हो? मुकेश जी, मुझे माफ कर दो। माँ जी के झूठ की वजह से मैंने सबके साथ बदसलूकी की। मुझे पता है, मेरी माँ के झूठ की वजह से तुम्हें मेरे जैसा गंवार पति और ये झोपड़ी देखने को मिली है। मुकेश जी, आप मेरी इतनी इज्जत करते हो और पिताजी भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। एक माँ जी की वजह से मैं सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। मुकेश जी, अब मेरी किस्मत में यही सब है, तो मैं आपके लिए सब करूँगी। रिया धीरे धीरे सब समझने लग जाती है और पूरा घर संभाल लेती है। धीरे धीरे रिया खाना बनाना भी सीख जाती है। रिया, खाना बन गया हो तो सबके लिए ले आओ। बस अभी लाई। रिया सबके लिए खाना लेकर आती है और सभी के लिए खाना परोसती है। रिया के हाथ का खाना सभी को अच्छा लगता है। रिया बेटा, तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। बेटिया, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। हाँ पिताजी, रिया है ही इतनी समझदार जो इतनी जल्दी घर संभालना सीख गई। रूपा, शर्म करो कुछ। तुमने इसे झूठे सपने दिखाए और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारा घर संभाल रही है और फिर भी तुम इसे सुना रही हो। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मैंने कोई अपने फायदे के लिए ऐसा झूठ नहीं बोला है, बल्कि समाज की वजह से बोला है। काश तुम्हारी बेटी होती तो आज तुम ये बात नहीं बोलती और तुम्हें बेटी होने की चिंता भी होती और तुम इसका दुख समझ पाती और तुम्हें ऐसा देखकर मुझे भी खुशी होती। रिया बहू, मुझे माफ कर दो जो मैंने समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठ बोला। रूपा अपनी बहू रिया से माफी मांग लेती है। रिया को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखने लग जाती है। उसके साथ उसके कामों में भी हाथ बटाने लग जाती है। सरला अपने बेटे की शादी में भावुक होती है। ये देख हर कोई सरला से उसके भावुक होने के पीछे का कारण जानना चाहता था, लेकिन सरला हर किसी से ये कह देती कि उसे भी उसकी शादी के दिन याद आ गए जब वो ब्याह कर अपने मायके से ससुराल आई थी। लेकिन सच तो ये है, सरला ने किशोर से भाग के शादी की थी, जो सिर्फ किशोर और सरला के साथ उनके घर वालों को ही पता था। अब जब सरला की बहू सीमा घर आती है, तभी वो दूसरे ही दिन अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? आपको मैंने शादी वाले दिन रोते हुए देखा था। आप उस दिन क्यों रोई थी? विदाई तो मेरी हुई थी और मैं तो आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। वो बहू, बात कुछ ऐसी थी कि मुझे भी अपनी शादी के दिन याद आ गए थे। ये बातें चल ही रही थी, तभी विमला का सरला के घर आना हो जाता है और वो सरला को देखकर कहती है, सरला, और बता कैसी है? अब तो तुझे आराम ही मिल गया होगा ना, तेरी बहू जो आ गई। हाँ, आराम तो मिल ही गया, लेकिन आराम हराम है। हाथ पैर नहीं चलाऊंगी तो शरीर काम करना बंद कर देगा। अच्छा चल, अब आई हूँ तो बहू से ही मिलवा दे। सरला अपनी बहू से विमला को मिलवाती है और फिर विमला को सरला के रोने की बातें याद आ जाती है और विमला तुरंत ही सरला से कहती है, सरला, अच्छा मेरा बेटा कह रहा था
तू लल्ला के शादी में कन्यादान के समय रोने लगी थी, ऐसा क्यों? हाँ हाँ विमला, वो मुझे भी अपनी शादी के दिन याद आ गए थे, तो बस आंसू निकल आए। हाँ सरला, तेरे साथ तो तेरी शादी में कोई था भी नहीं ना, तूने तो भागकर शादी की थी। अब जैसे ही ये बात सरला की बहू सीमा सुनती है, वैसे ही सीमा हैरान होकर विमला से कहती है, क्या कहा आंटी जी आपने? माँ जी और पापा जी ने भागकर शादी की थी, लेकिन इन्होंने तो कहा इनकी शादी की यादों से इन्हें रोना आ गया था। हाँ हाँ वही तो, अपनी शादी के दिनों को याद करके मैं रोई थी बस। माँ जी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? बहू, इसे तेरा कन्यादान देखकर रोना आ गया होगा, जो तेरे माँ बाबा ने किया था, लेकिन सरला के घर वालों ने तो इससे रिश्ता ही तोड़ लिया था, तो इसका कन्यादान कहाँ से करता कोई? चल विमला, तुझे भी और बहुत काम होंगे ना, जा भी अब विमला तो चली जाती है, लेकिन सीमा अपनी सास सरला से जिद करके वो बात जान ही लेती है, जिस वजह से सरला शादी की खुशी के माहौल में रोई थी। अब अगले ही दिन सीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप कितने समय से मायके नहीं गई हैं? मुझे तो अपने मायके गए हुए जमाना हो गया है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, कभी भी मेरे घर वालों ने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं मरी हूँ या जिंदा हूँ। इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपका सपना जल्दी ही पूरा होगा। आप अपनी माँ और पिताजी दोनों से मिल पाएंगी। मजाक है क्या बहू? अगर इस घर से कोई भी मेरे मायके गया तो वो लोग बोटी बोटी काट कर रख देंगे। उन्हें बहुत गुस्सा है। इतना भी क्या गुस्सा होना माँ जी, पापा कौन से बुरे हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और उन्हीं के साथ तो आपने जिंदगी का इतना लंबा सफर तय किया है। अब सीमा लगातार कई दिनों तक सुबह का काम काज करके घर से निकल जाती थी, और सरला के पूछने पर बार बार सीमा अपनी सास को कॉलेज का चक्कर बता देती थी, लेकिन असल में तो सीमा सरला के मायके का पता लगा रही थी। 2 दिन तक उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है, लेकिन अब की बार सीमा सरला का पता लगा ही लेती है और सीमा सरला के मायके जाती है। जैसे ही सीमा सरला के घर का दरवाजा खटखटाती है, वैसे ही एक बूढ़ी औरत निकलती है, जो और कोई नहीं बल्कि रामवती होती है, और वो सीमा को देखकर कहती है, क्या बात है बेटी, क्या काम है, कौन चाहिए तुम्हें? अरे नानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, और ये आवाज रमेश यानी सरला के पिता की होती है, और वो जैसे ही रामवती से कहते हैं, कौन है रमा, क्या कह रहा है? कोई लड़की है, मुझे नानी नानी कह रही है, ना जाने इसे क्या चाहिए। अरे कहीं ये अपनी सरला की बेटी तो नहीं? अब पूछो जरा, कौन है, कहाँ से आई है? अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं जानना है कि ये कौन है। तू बता लड़की, किससे काम है तुझे? जी आपने सही पहचाना, मैं सीमा, आपकी बेटी सरला की बहू हूँ। मेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। इतना सुनते ही रामवती घर का दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर रोने लगती है। इधर सीमा दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती है, और रमेश रामवती को रोते हुए देख कहता है, क्या हुआ रामवती, क्या वो सरला की बेटी है क्या? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, जाने दो इसे भी, मुझे अपनी ममता को नहीं जगाना है। अरे रामवती, अब हमारे मरने के कितने दिन बचे हैं? अब भी अपनी लाडली के लिए मन में गुस्सा रखेंगे? वो भी तो अपने किए पर पछता रही होगी ना। तुम जाओ, उसे घर में लेकर आओ, मुझसे नहीं होगा। मैंने उसकी एक भी ना सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। अब जैसे ही रमेश दरवाजा खोलता है तो वो देखता है वो लड़की अब भी बाहर ही नीचे फर्श पर बैठी हुई है। ये देखकर रमेश उससे कहता है, बेटा आओ, अंदर आओ, तुम्हें तुम्हारी नानी बुला रही है, वो अब तुमसे नाराज नहीं है। ये सुनकर सीमा भी तुरंत ही घर में आ जाती है और अपनी नानी सास को गले लगा लेती है और सीमा से कहती है, ना जाने क्या पागलपन सूझा उसे, जो घर छोड़कर भाग गई। बेटा, मैं उसके चले जाने से बहुत दिनों तक बीमार रही और तेरे नाना जी को भी अटैक आ गया था, लेकिन इतने सालों तक हमने खुद को संभाले रखा, लेकिन तूने फिर से वो प्यार जगा ही दिया। नाना जी, मैं यहाँ आप लोगों से ही मिलने आई हूँ। वो भी आप लोगों को बहुत याद करती हैं, लेकिन अब भी उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनके माता पिता के हाथों उनका कन्यादान नहीं हो पाया। हमें उसने मौका भी तो नहीं दिया बेटा।
अपनी मर्जी से चलना चाहा तो हमने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन अब तो कर सकते हैं ना, आपका भी सपना पूरा होगा अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करने का, और माँ जी की भी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी कट पाएगी। अब सीमा अपनी सास के माता पिता को तो मना लेती है, लेकिन अब सीमा को किसी भी तरह से अपने सास ससुर को मंदिर तक लाना था और उसका बहाना भी उसे मिल ही जाता है। और सीमा अगले ही दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी कल सुबह हमें मंदिर जाना होगा, वो मैंने मंदिर में हवन रखवाया है सुख शांति के लिए। बहू, मुझसे बिना पूछे तूने ये सब क्यों रखवाया? मुझे तो बताना चाहिए था ना। माँ जी तो क्या हुआ, छोड़ो ना, कल आप पापा और घर के ही लोग होंगे वहाँ पर। अब अगली ही सुबह जैसे ही सरला, किशोर, सीमा और सीमा का पति अशोक भी मंदिर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं एक मंडप लगा हुआ है और वहाँ सरला की माँ रामवती और पिता रमेश भी मौजूद हैं, जिसे देखकर सरला फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पापा आपने मुझे माफ तो कर दिया ना, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से हम लोग कितने सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। हमने सब माफ कर दिया। तेरी बहू सीमा की वजह से वो ना हमारे घर आती ना हम तुझे माफ कर पाते। बेटी चल अब इन हाथों से तेरा कन्यादान करके गंगा नहा लूं। माँ मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। इस तरह सीमा अपनी सास सरला का कन्यादान करवाती है और सरला उसकी माता पिता के बीच इतने सालों का गिला शिकवा भी मिट जाता है। रीना अपने कमरे में बैठी थी और टीवी देख रही थी। तभी वहाँ पर रीना की सहेली कोकिला आती है, जो कि रीना को देखकर कहती है, अरे रीना तो बिल्कुल नहीं बदली ना, अब भी कुछ ना काम करके टीवी ही देख रही है। अरे थोड़े हाथ पैर भी हिला लिया कर अपने। अरे कोकिला तू कब आई? तुझे अचानक देखकर मैं तो हैरान ही हो गई। कितने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है। बोल तो ऐसे रही है जैसे तूने मुझे कितना ही याद कर लिया हो इतने सालों में। वो तो मैंने ना जाने कैसे तेरे घर का पता निकाला और फिर तुझसे मिलने आई। तूने तो थोड़ी भी कोशिश नहीं की कि मुझसे मिलने की। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रीना की बहू दीप्ति आती है और कहती है, माँ जी ये बताइए कि आज खाने में क्या बनाऊं? अरे माँ जी ये कौन है? बहू आ यहाँ, तुझे अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बचपन की दोस्त कोकिला। हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की है, लेकिन शादी के बाद में कभी मिल नहीं पाई इससे। और देखो आज ये खुद ही आ गई मुझसे मिलने। ओह अच्छा, नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहू, मैं तो बहुत आराम से आई हूँ यहाँ, आखिर अपनी दोस्त से जो मिलना था। ठीक है आंटी जी, आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर दीप्ति वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में कोकिला रीना से कहती है, अरे रीना तूने अपने बेटे की शादी भी करवा दी और मुझे बताया भी नहीं। अरे कोकिला सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला, और दीप्ति को तो हम पहले से ही जानते, तो करवा दी शादी। एक बात कहूँ, लड़की मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा संभल कर रहना इससे। अरे कोकिला तू भी ना कुछ भी मत सोचा कर, बहू है वो मेरी, जानती हूँ उसके बारे में सब कुछ। अरे तुम जैसी बेवकूफ औरत ही तो पागल बन जाती है। अरे मेरे पड़ोस में एक विमला रहती है, उसकी बहू भी ऐसे ही बहुत मासूम लगती थी, लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद ही सास को नींद की दवा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। तू जो भी बोल, मुझे मेरी बहू पर पूरा यकीन है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। रीना इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर दीप्ति आ जाती है, दोनों के लिए नाश्ता लेकर। और फिर कोकिला से रीना कहती है, देखो कोकिला, इतने सालों बाद हम दोनों मिले हैं, तो तुम मत जाना, कम से कम 3 दिन तो रुक कर ही जाओ। अरे कैसी बात कर रही है रीना, इतने दिन भला मैं कैसे रुक सकती हूँ? आंटी जी, माँ जी सही कह रही हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है, आप रुक जाइए। अब तुम दोनों इतनी जिद कर ही रही हो तो रुक जाती। इतना कहकर वो रुकने के लिए मान जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह रीना अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर कोकिला जाती है और कहती है, अरे रीना इतनी सुबह सुबह क्या ढूंढ रही है? मेरे गले में जो सोने की चैन थी ना, वो सुबह से कहीं मिल नहीं रही है। सोते समय मैंने यहीं बैठ के सिरानी रखी थी, लेकिन अब मिल ही नहीं रही। क्या कहा? कहीं नहीं मिल रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बहू ने उसे चोरी कर लिया हो? अरे एक बार अपने बाकी के सामान को भी देख ले, है या नहीं। वैसे भी सुबह से मुझे कहीं दिखी नहीं है, कहीं वो विमला की बहू की तरफ भाग तो नहीं गई? नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती वो। और वैसे भी एक चैन ही क्यों चुरा कर जाएगी? मुझे क्या पता,
एक बार जाकर देख उसके कमरे में है या नहीं वो। कोकिला की बात सुनकर अब रीना जल्दी से दीप्ति के कमरे में जाती है, लेकिन वो अपने कमरे में थी ही नहीं और अब उसे लगता है कि कोकिला सही कह रही थी। उसकी बहू सच में भाग गई है और जैसे ही वो पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाती है, तभी घर के दरवाजे से दीप्ति हाथ में पूजा की थाली लिए आ रही थी और उसे देखकर रीना कहती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी बहू? माँ जी पूजा करने मंदिर गई थी। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, बस मेरी सोने की चैन नहीं मिल रही है, उसे ही ढूंढ रही हूँ सुबह से। चलिए माँ जी मैं ढूंढ देती हूँ, वहीं कहीं होगी। इतना कहकर अब दीप्ति रीना के कमरे में उसके साथ जाती है और कमरे में चैन ढूंढती है। जब वो बेड के नीचे देखती है तो वहीं पर रीना की चैन पड़ी हुई थी और वो रीना को चैन उतार कर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रीना खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या कर रही हूँ? अपनी बहू पर शक किया मैंने। वो तो पूजा करने गई थी, मेरी तो मत ही मारी गई है। माफ करना रीना, मुझे जो लगा मैंने वो कहा। खैर अब इससे ये पता चलता है कि तेरी बहू चोरी तो नहीं कर सकती। अच्छा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कुछ काम याद आ गया। इतना कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वो दीप्ति के पास किचन में जाती है और उसे कहती है, अरे बहू क्या बना रही है आज खाने में? आंटी जी बस कुछ अच्छा बनाने की सोच रही हूँ। आप बताओ आपको क्या खाना है? बहू मुझे तो कुछ भी दे दे, मैं तो मुंह बंद करके खा लूंगी। काश मेरा भी कोई बेटा होता तो मैं उसके लिए तेरी जैसी बहू लेकर आती और तेरी सास की तरह तुझ पर शक नहीं करती, रानी की तरह रखती तुझे। क्या कहा? माँ जी ने मुझ पर शक किया? अरे ये क्या, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? मैंने जो भी कहा उसे भूल जाना, ठीक है बहू? आंटी जी आपको कसम है, बताओ क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? वो बात ये है कि सुबह जब तेरी सास के सोने की चैन खो गई थी, उसने कहा कि तू घर में नहीं है, तो कहीं तू ही तो चैन लेकर नहीं भाग गई? क्या? माँ जी ने मुझे चोर कहा, लेकिन माँ जी तो ऐसी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ तू यही सोचेगी अपने सास के बारे में, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है। मैंने उसे कहा कि दीप्ति ऐसा कभी नहीं कर सकती है, पर उसने कहा नहीं, ये उसने ही किया होगा। पहले भी कई बार उसने चोरी करते हुए पकड़ा है तुझे। अच्छा अभी जाकर माँ जी से पूछती हूँ मैं। अरे नहीं बहू, अगर तूने उससे पूछ लिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, आपकी खातिर मैं कुछ नहीं कहूँगी उन्हें। इतना कहकर अब वहाँ से कोकिला चली जाती है और दीप्ति ने अपनी सास के बारे में कहा। उसकी बातें रीना को बताती है और दोनों सास बहू की एक दूजे से ही चुगली करती है, जिसकी वजह से रीना और दीप्ति एक दूजे से नाराज हो जाती है और रीना गुस्से में दीप्ति के कमरे में जाती है और कहती है, बहू ये बता क्या चुगली कर रही थी तू मेरी दोस्त से मेरे बारे में? माँ जी क्या कहा आपने? मैं चुगली कर रही थी? ये बोलो कि आपने क्या कहा था मेरे बारे में? तू मुझसे सवाल कर रही है? अरे आज तक तो मेरे सामने तेरी जुबान नहीं खुली, तो अब तू मेरी सहेली से मेरी चुगली करेगी? सब बता दिया है मेरी सहेली ने कि तू उसे मेरे पीछे से क्या बोल रही थी। माँ जी पता तो मुझे चल गया है कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। आप मुझे चोर समझती हैं। मेरा छोड़ तूने मेरे बारे में क्या कहा कि मेरी उम्र हो गई है? ऐसा कोई बोलता है क्या अपनी सास के बारे में? अरे मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह समझा था। लेकिन माँ जी मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। तो तुझे क्या लगता है मेरी दोस्त मुझसे झूठ बोलेगी? ठीक है फिर उनसे ही जाकर पूछ लेते हैं कि सच क्या है। इतना कहकर अब दोनों सास बहू कोकिला के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि कोकिला हंसते हंसते कॉल पर बातें कर रही थी और दोनों सास बहू का मजाक बना रही थी और बोल रही थी, अरे बेटी बस कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं इन दोनों सास बहू की चुगलियाँ कर करके ऐसी आग लगाऊंगी कि खुद रीना की बहू घर छोड़कर चली जाएगी। फिर तेरी शादी रीना के बेटे से हो जाएगी। देखा माँ जी, आपकी ये चुगलखोर सहेली हम दोनों में फूट डाल रही थी। अब आप क्या करेंगी इसका? अपनी चुगलखोर सहेली की बात सुनकर रीना कोकिला को घर से बाहर निकाल देती है और घर वापस आने के लिए मना कर देती है। कोकिला की बेटी की शादी होने वाली थी, इसीलिए घर में तैयारियां चल रही थी। हालांकि कोकिला अपनी बेटी की शादी पहले ही कर चुकी थी। अब कोकिला अपनी बेटी की शादी कर रही थी, जिसमें कोकिला एक रोज हलवाई ध्यानचंद को अपने घर बुलाती है और हलवाई ध्यानचंद से कहती है, ध्यानचंद जी, मेरी बेटी की शादी है तो आपको शादी का सारा जिम्मा उठाना है, खाने से लेकर मिठाई तक।
एक से बढ़कर एक अच्छे पकवान होने चाहिए। जी कोकिला जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप बता दीजिए कि शादी में क्या बनवाना है। कोकिला शादी की लगातार तैयारियां कर रही थी, लेकिन देर शाम कोकिला के घर हलवाई ध्यानचंद का बेटा अमन आता है। अमन घर का दरवाजा खटखटाते हुए कोकिला की बहू आरती से कहता है, जी मैं हलवाई ध्यानचंद जी का बेटा हूँ। वो पापा जी को ना काम से बाहर जाना था, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मिठाई का डब्बा मुझे कोकिला जी को देने के लिए कहा है। अब आरती अमन के हाथों से मिठाई का डब्बा ले लेती है, लेकिन ये देखकर कोकिला अपनी बहू को कहती है, मैं इधर उधर क्या होती हूँ, तू तो निकल पड़ती है अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने के लिए। अरे क्या जरूरत थी बाहर जाने की। वो माँ जी ये कब से दरवाजा खटखटा रहे थे, तो मैं देखने आई थी कि आखिर कौन है, और ये हलवाई ध्यानचंद जी के बेटे अमन हैं। अरे तो मैं कौन सा मर गई थी, मैं तो आ ही रही थी ना। चल अब घर में, आज फिर से तुझे खाने को नहीं दूंगी। अब अमन के रहते ही कोकिला अपनी बहू का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर में ले आती है, लेकिन आरती अपनी सास को कहती है, माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं शाम में हलवाई ध्यानचंद जी से बात कर लूंगी। बेटा अब तुम जा सकते हो। अमन वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन अपनी दुकान पर जाते जाते ही अपने मन में सोचता है, ना जाने कैसी औरत है, अपनी ही बहू पे इतना अत्याचार भला कौन करता है आज के जमाने में। और तो और कैसे कह भी रही थी कि 2-3 दिन बेचारी को खाना नहीं देगी। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब अमन ये सोचता हुआ घर पहुंच जाता है। तब उसे दुकान पर उसके पिता हलवाई ध्यानचंद नजर आते हैं और वो अपने पिता को देखकर कहता है, पापा जी मैंने मिठाई का डब्बा कोकिला जी के घर पे दे दिया है, लेकिन आपको पता है वो अपनी बहू पे बहुत अत्याचार करती है। अरे पता है, वो ऐसी ही है। तू जाकर 5 किलो लड्डू तोल दे। अब इधर कोकिला अपनी बहू को कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो दरवाजे से बाहर निकली। और जब कोकिला का बेटा समर घर आता है तो वो भी आरती को घर से बाहर निकलने के लिए मारता पीटता है। लेकिन इधर अमन आरती के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन अमन फिर कोकिला के घर पहुंचता है और घर पर कोकिला थी, तो अमन कोकिला से कहता है, जी आंटी जी, वो मैं ये जानने आया था कि ये मिठाई का सैंपल कैसा लगा आपको। ऐसी मिठाई बनवानी है या इसमें कुछ बदलाव करना है आपको? हालांकि अमन कोकिला से बात करते करते घर में इधर उधर आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन आरती तो मिलती ही नहीं। तभी कोकिला को अमन कहता है, आंटी जी एक गिलास पानी मिल जाता तो। वो क्या है ना, बहुत प्यास लग रही है। जब तक कोकिला पानी लाने जाती है तभी वो देखता है कि आरती छत से कपड़े लेकर आ रही है और आरती के चेहरे और हाथों पर कई चोट के निशान बने हैं। अमन समझ जाता है कि आरती के साथ उसके ससुराल वाले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरती बड़ी ही सहमी तरीके से अमन को देखती है। अमन ही पहली ही नजर में आरती पर अपना दिल हार बैठता है। भले ही आरती शादीशुदा थी, लेकिन प्यार तो अंधा ही होता है। इतने में कोकिला पानी लेकर आती है और अमन से कहती है, पानी इधर है बेटा, पानी का ग्लास। अब अमन की शादी के माहौल में आना जाना शुरू हो जाता है और आरती भी अमन को कहीं न कहीं चाहने लगी थी, या यूं कहे कि इस जंजाल से निकलना चाहती थी, जिसके लिए वो अमन से प्यार करने लगती है। अब अमन आरती के लिए हर रोज दिल की शेप वाली मिठाई बनाकर लाता है और आरती को देते हुए कहता है, जी वो मुझे कहते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। मैं आपको चाहने लगा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, पर ये मेरे पहले प्यार का इजहार ही समझिए। अब आरती भी मिठाई लेकर शर्माते हुए चली जाती है और अमन समझ जाता है कि मामला तो फिट हो गया। लेकिन शादी के बीच कोकिला और समर भी बिजी होते हैं। इधर अमन और आरती का प्यार परवान चढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। हालांकि अमन को नहीं पता था कि आरती के घर वालों को पता चलेगा तो अमन का क्या होगा, लेकिन इसकी फिक्र ना करते हुए अमन आरती का साथ देता है। एक रोज कोकिला हलवाई ध्यानचंद को बुलाती है और उससे कहती है, ध्यानचंद जी, परसों मेरी बेटी की शादी है, ध्यान रहे कि आप शादी में मौजूद रहें, किसी चीज की कमी ना हो, और अमन को जरूर साथ लाइएगा अपने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमन को साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने ही तो आगे सब संभालना है। जी मैं इस उम्र में भला कितनी भाग दौड़ कर सकता हूँ, बताइए। कोकिला को अपनी बेटी की शादी वाले दिन का इंतजार था। अब अमन और आरती को भी उसी दिन का इंतजार था। शादी वाले दिन अमन अपने पिता के साथ शादी में पहुंचता है
और इधर आरती भी अपनी ननद के साथ तैयार हो जाती है। तभी समर आरती से कहता है, अरे माना कि तुम सुंदर दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज शादी है तो तुम हर किसी से बात करती फिरो। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से भी बात करो। जी मैं ध्यान रखूंगी। शादी में मुझे और भी काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद आरती वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद आरती का पति समर देखता है कि अमन और आरती एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर समर वहाँ पहुँचता है और आरती का हाथ पकड़कर उससे कहता है, लगता है 1-2 घंटे में ही तुम्हारे पर निकल आए हैं। काटना पड़ेगा इन परों को। क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों में, क्या मैं जान सकता हूँ? जी वो मैं इनसे कह रहा था कि मैंने मिठाई का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर देख ले, क्योंकि कोकिला आंटी जी मुझे बहुत देर से मिल नहीं रही थी। माँ तो सामने खड़ी है, और अगर यही बात करनी थी तो तुम किसी और से कह देते। जरूरी है क्या घर की बहू से ही ये बातें करना? इतना कहने के बाद समर आरती का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले आता है, लेकिन ये देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके ही सामने उसके प्यार को कोई इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने काम में लग जाता है। अब कुछ समय बाद जब बारात आती है तो कोकिला किसी रस्म के लिए आरती को ढूंढती है, तो आरती कहीं भी नहीं मिलती। तभी विमला कोकिला से कहती है, लगता है शादी का माहौल पाकर तेरी बहू भाग गई किसी के साथ। देख ले ज्यादा सख्ताई का क्या नतीजा होता है। अच्छा होगा विमला अगर तू अपना मुंह बंद ही रखे, तो होगी इधर ही कहीं किसी काम में बिजी। तभी कुछ समय बाद समर आता है और अपनी माँ कोकिला के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर कोकिला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और सभी के सामने कहती है, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू ने मेरे प्यार का क्या नतीजा दिखाया। अरे भाग गई हलवाई के संग। देखा ना, मैंने कहा था वो हलवाई के बेटे के साथ काफी समय से बातें कर रही थी, उसी संग भाग गई ना तेरी बहू। एक बार वो हलवाई का बच्चा मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को भगा के ले जाएगा। बेटा भगा कर नहीं ले जाएगा, भगा के ले गया। अब रोने से क्या फायदा, बेचारी को तुम लोग कम परेशान नहीं करते थे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पिटने से तो अच्छा कहीं गरीब के घर में गुजारा कर ले बेचारी। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई रे। हालांकि आरती अमन के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उस पर हद से ज्यादा अत्याचार करते थे, बात बात पर मारते पीटते और शक करते थे। उससे तो अच्छा यही था कि वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताए, और बदनामी के साथ ही सही। वैभव शाम को खुशी खुशी ऑफिस से घर लौटता है और आते ही अपनी पत्नी अनीशा के गले लग जाता है, तो अनीशा उसे दूर करते हुए कहती है, अरे आते के साथ ही रोमांटिक क्यों हो गए और इतने खुश क्यों हो आप? आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम मेरी तरह खुश हो जाओगी। अच्छा तो ये बताइए ना कि खुशी की बात है क्या? बात ये है कि फाइनली मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो रहा है। ये खुशखबरी नहीं, सिरदर्दी है। इतनी मुश्किल से तो एक जगह मन लगता है कि तुम्हारी कंपनी ट्रांसफर लेटर पकड़ा देती है। लेकिन इस बार जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है उस शहर में तुम्हारा ससुराल है मैडम। वैभव की ये बात सुनकर अनीशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनीशा शादी के बाद से ही वैभव की नौकरी के चलते अपने ससुराल वालों से अलग रह रही थी। इसीलिए उसे ये बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। ठीक एक हफ्ते बाद जब अनीशा वैभव के साथ अपने ससुराल जाती है तो पहले अपनी सास सरला के पैर छूती है। तभी उसकी जेठानी आरती वहाँ आती है और कहती है, अपनी जेठानी का आशीर्वाद नहीं लोगी देवरानी जी? जेठानी आप? हाँ छोटी बहू, ये आरती है तेरी नई जेठानी। नई जेठानी मतलब मेरी जेठानी तो शिवानी दीदी है ना, तो फिर? हाँ माँ, ये सब क्या है? वैभव बहू, बात ऐसी है कि शिवानी बहू तेरे भाई से रिश्ता तोड़ गई क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, जिसके बाद मैंने तेरे भाई की दूसरी शादी करवा दी, इसलिए अब आरती इस घर की बड़ी बहू है। कुछ महीने ससुराल से दूर क्या रही, मेरी तो जेठानी ही बदल गई, और 2-4 महीने बाद आती तो न जाने क्या क्या बदलाव आ जाते। अरे अब क्या सोचने लगी देवरानी जी, अंदर आओ। वैसे ही सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ, थकान तो बहुत है और हैरानी भी। अपनी नई जेठानी को देखकर अनीशा तो बड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, इसीलिए वो ज्यादातर उससे दूर दूर ही रहती थी और बात भी कम किया करती।
एक रोज रसोई में काम करते हुए अनीशा गलती से सिंक का नल बंद करना भूल जाती है। जब खुले नल पर आरती की नजर पड़ती है तो वो गुस्से में कहती है, ये क्या हरकत है देवरानी जी, तुम कोई काम ढंग से करना नहीं जानती। अब क्या इस नल को बंद करने के लिए बाहर से किसी को बुलाऊं? वो मैं मैं ऐसा ही कहूँगी, यही सोच रही होगी ना तुम। पल में गुस्सा पल में हंसी, कौन सी पगलेट है ये। मैं तो डर ही गई थी। क्या इस डर की वजह से तुम मुझसे बात नहीं करती हो? और मैं कोई खड़ूस नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपसे बात कैसे करूं, इसलिए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी में बात शुरू हो जाती है। बीतते समय के साथ देवरानी जेठानी की आपस में बहुत बनने लगती है। एक रोज जब अनीशा हॉल में बैठकर अपने फेवरेट टीवी सीरियल को देख रही थी, तभी सरला वहाँ आकर कहती है, बहू कितनी देर से टीवी देख रही है? शाम हो गई है, मार्केट कब जाएगी? सासू माँ अब शाम हो ही गई है तो छोड़ो ना, कल चली जाऊंगी बाजार। ये क्या बात हुई बहू, टीवी देखने के चक्कर में अब तो सब्जी लेने नहीं जाएगी क्या? सरला का बोलना जारी होता है। तभी आरती वहाँ आती है और अपनी सास को देवरानी पर गुस्सा करते हुए देखकर कहती है, सासू माँ शांत हो जाइए ना, बाजार जाना है ना, मैं चली जाती हूँ। लो सासू माँ, जा रही है जेठानी जी बाजार, अब मुझे शांति से टीवी देखने दो। लाइए सासू माँ, मुझे दीजिए पैसे। थैंक यू जेठानी जी। बस। अच्छा ये बाजार से तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आप ना दही भल्ले ले आना, बहुत दिन हो गए खाए नहीं है मैंने। ठीक है, चलती हूँ। सही है, दोनों देवरानी जेठानी की खूब पट रही है। सच में मेरी जेठानी कितनी प्यारी है। आरती और अनीशा के बीच ऐसा रिश्ता देखकर सरला भी बहुत खुश थी। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी अपनी बातों में मगन कहीं जा रहे थे और सामने से आ रही पड़ोसन कामिनी को देखते ही नहीं है। ये देखकर कामिनी कहती है, हाय दैया, देखो तो देवरानी जेठानी को, ना प्रणाम ना नमस्ते, कैसे मुझे नजरअंदाज करती हुई निकल गई। आती हूँ जरा इनके सास से मिलकर। अब पड़ोसन कामिनी को इस बात की खुजली होती है और सरला के पास आकर सरला कामिनी को देखकर कहती है, अरे कामिनी, चाय पीने आई है क्या? मेरे घर पर दूध चीनी का अकाल है क्या जो तेरे घर पर चाय पीने आऊंगी? नाश्ते में मिर्ची के पराठे खाकर आई थी जो जुबान से तीखी बातें निकाल रही है। तीखे तो मिजाज हो गए हैं तेरे दोनों बहुओं के। मेरे सामने से गुजर गई और मुझे नमस्ते करना तो दूर की बात, देखा तक नहीं। वैसे क्या बात है, जहाँ लोगों के घरों में देवरानी जेठानी के झगड़े चलते हैं, वहाँ तेरी बहुओं का तो बड़ा मिलन है। हाँ, तो तुझे क्यों आग लग रही है कमीनी? अरे मेरा मतलब है कामिनी। अरे मैं तो बस कह रही थी सरला, वैसे हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, ये तो तू भी जानती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान मेरी दोनों बहुओं को ऐसे ही रखे और तू चाय पी कर जा ताकि जुबान पर मिठास आए। कुछ देर में सरला चाय बना कर लाती है और दोनों चाय पीते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। बीतते समय के साथ सब अच्छा चल रहा था कि एक रोज अनीशा अपने परिवार को घर में एक नए मेहमान के आने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर आरती उसे गले लगाते हुए कहती है, बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। आपको भी बधाई हो मेरी प्यारी जेठानी जी। अरे आप देवरानी जेठानी का हो गया तो कोई इधर भी बधाई दे दो। हाँ, क्योंकि ये नालायक पर अब बाप बनने की जिम्मेदारी जो आ रही है। हाँ देवर जी, और ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अब से हमारे साथ साथ आपको भी देवरानी जी का खूब ख्याल रखना होगा। अनीशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सभी बहुत खुश थे, जिसके बाद आरती अब अपनी देवरानी का और ज्यादा ख्याल रखने लगती है और उसे कोई कमी नहीं आने देती। 5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन खुशियों के बीच एक बार फिर वैभव हाथ में ट्रांसफर लेटर लेकर घर आता है, जिसे देखकर अनीशा कहती है, फिर आ गई ना सिरदर्दी। छोटी बहू, तू मत ले सरदर्दी, मैं इस हालत में तुझे नहीं जाने दूंगी कहीं। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देवर जी की नौकरी का सवाल है, और फिर देवर जी और देवरानी जी एक दूसरे से अलग रहे, ये भी तो ठीक नहीं ना। अरे तो ऐसी हालत में इसका वहाँ ख्याल कौन रखेगा बहू? मैं हूँ ना, मैं दोनों के साथ जाऊंगी, और जब तक ये नन्हा मेहमान इस दुनिया में नहीं आ जाता, देवरानी जी के साथ ही रहूंगी। भाभी आप सच में ग्रेट हो, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं छोटी बहू की गोद भराई की रस्म यहीं करूंगी। कुछ ही दिनों में सरला अपनी बहू की गोद भराई की रस्म खत्म करती है, जिसमें आए सभी लोगों से आशीर्वाद देते हैं। तभी कामिनी सरला को कहती है, अच्छा आरती, तेरी देवरानी गर्भवती है, मुझे लगा तू होगी,
क्योंकि होना तो ऐसा ही चाहिए था। बाकी भगवान की मर्जी है कि जेठानी से पहले देवरानी की गोद भर गई। कामिनी की बात सुनकर आरती की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर अनीशा कहती है, वैसे कामिनी आंटी, आपको तो हर बात की पक्की और सटीक खबर रहती है, तो फिर गर्भवती मैं हूँ या जेठानी जी, इस बात में आपको कंफ्यूजन कैसे हो गई? वो आपका कोई हक नहीं बनता मेरी प्यारी जेठानी को इस तरह ताने मारने का। और चिंता मत कीजिए, मेरी जेठानी जी की जब गोद भराई होगी ना, तो आपके घर सासू माँ 5 किलो मिठाई भिजवा देंगी। अनीशा का जवाब सुनकर पड़ोसन कामिनी का तो मानो मुंह ही बंद हो जाता है। तभी अनीशा अपनी देवरानी को गले से लगा लेती है। साथ ही ये फैसला करती है कि वो वैभव के साथ नहीं जाएगी बल्कि ससुराल में रहेगी। अनीशा के इस फैसले से सरला को भी बहुत खुशी होती है। इस तरह अनीशा अब अपनी प्यारी जेठानी के साथ रहती है और कुछ समय बाद एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों, क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी कमीनी, मेरा मतलब कामिनी है, जिसे जलन की भावना रखने की आदत है, जैसे कि ये कामिनी थी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।